कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। इन घर वालों से कितनी बार बोला है आंगन में छत डलवा दो या फिर एक रसोई बनवा लो या गैस ले आए, पर इन्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। घर का दरवाजा खुला था और निशा खाना बना रही होती है तो वहीं बाहर उसके पड़ोसन और बुआ सास आग जलाकर हाथ सेकते हुए दूर से बोलती हैं। अरे बहू, इतनी रात को अकेली इस समय ठंड में खाना बना रही हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। ये नहीं कि ठंड में बहू की थोड़ी सी मदद करवा दे। बिल्कुल सही कह रही है सुमित्रा बहन। बताओ जरा, उनके घर वालों को तो बहू की परवाह ही नहीं है। बेचारी अकेले सारा काम करती है। बेचारी भोली मासूम है, इसी बात का फायदा उठा रही है मेरी भाभी। जानती हो तुम मेरी भाभी कैसी है? सुमित्रा और अपने कुछ पड़ोसन की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है, बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी और आंटी, अब तो बहुत हुआ। आज मैं इन लोगों को बोल कर रहूंगी कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा निशा को भड़का रही होती है और निशा सुमित्रा के भड़कावे में आ जाती है। कुछ देर बाद निशा जब सबको खाना दे रही होती है तो निशा, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने खाना को ज्यादा ही जल्दी बना दिया है? अरे एक बार कमरे में जाकर देखो, राजू भूखा सो गया है। जब से भाभी ने बुआ जी से बात करनी शुरू की है तब से ही वो इस तरह से कर रही है। मुझे तो लगता है भाभी का मन ही नहीं करता कि वो हमें पेट भर खाना भी दे। बहू हमारी परवाह नहीं करती कोई बात नहीं, पर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इतना लेट खाना बनाया है, अरे भूख की वजह से जान जा रही है। आशा, जाकर बच्चों को उठाओ और बोलो खाना खा ले। बस बहुत हुआ। आप लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने जानबूझकर खाना बनाने में लेट किया है। और क्या खराबी है सुमित्रा बुआ में? वो जो कहती है डंके की चोट पर कहती है और बिल्कुल सही कहती है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अगर एक दिन खाना लेट हो गया तो क्या हुआ? वैसे भी इस घर में काम के नाम पर कोई मेरी मदद नहीं करवाता। अब अकेली मैं क्या क्या करूँगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि जब निशा ने इतनी बुरी तरह से चिल्लाकर अपने घर वालों को जवाब दिया हो। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भाभी, आपको क्या हो गया है? कुछ दिनों से आप बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हो। बहू, नाराज मत हो। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। क्या बताऊं? इतने दिनों से कह रही हूँ घर में गैस सिलेंडर लेकर आ जाओ या छत बनवा दो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक रसोई बनवा दो। इस ठंड में मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखते हो? इतना बड़ा परिवार है और अगर उसमें भी मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप सबका मुंह बन जाता है। अरे भाभी, बस इतनी सी बात है। भैया की शादी हो जाने दो, उसके बाद घर में सिलेंडर भी आ जाएगा। वैसे मैं गया था सिलेंडर का पता करने के लिए, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पर 1-2 महीने में हमारे भी घर पर सिलेंडर होगा। अपने घर वालों की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद काजल घर वालों को खाना खिलाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर के बाहर निशा झाड़ू लगा रही होती है तो बुआ उसके पास आती है और उससे कहती है, निशा बहू, अब तो तुम खुश होगी। बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारी देवरानी आ रही है। वैसे एक बात बड़ी अजीब है, बेटी की शादी करवाने के लिए उनके पास पैसे हैं, तुम्हारी ननद को कॉलेज भेजने के लिए पैसे हैं, बेटे की पढ़ाई पर लगाने के लिए पैसे हैं, पर एक गैस का कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है बुआ जी, दिवाकर जी ने बात करी है गैस कनेक्शन के लिए, पर आप तो जानती है सरकारी काम कितना धीरे होता है। इसमें समय लगेगा 1-2 महीने का। बहू, तू तो सच में कितनी भोली और कितनी मासूम है। तुझे पता है, हमारे तो घर में 1 हफ्ते में ही सिलेंडर का कनेक्शन हो गया था। तेरे घर वाले तुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार फिर सुमित्रा निशा के कान भरकर वहां से चली जाती है। निशा गुस्से में शाम के 6 बजे ही खाना बनाकर रख देती है। रात को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो बिल्कुल ठंडा खाना देखकर निशा से कहते हैं, अरे भाई बहू, आज खाना बहुत ठंडा है। और दिन तो सब्जी या रोटी गर्म मिलती थी, पर आज तो पूरा खाना ठंडा। ये सब लोग आराम से सोए हुए हैं और मैं यहाँ ठंड में कांपती हुई मेथी साफ कर रही हूँ, क्योंकि सासू माँ की डिमांड जो है कि सर्दियों में उन्हें मेथी खानी है। लेकिन इतना नहीं पता कि आलू मेथी बनाने के चक्कर में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से कोई मदद नहीं करवाता है। कीर्ति लगातार 2 घंटे मेहनत करके सबसे पहले मेथी को अच्छे से साफ करती है और फिर उसे ठंडे पानी में 2 से 3 बार धोती है, जिसके बाद वो मेथी सुखाने के लिए टेबल पर रख देती है और काटने लगती है। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से पानी भी गर्म करूँ तो कितना करूँ? बार बार ये मेथी धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाय, कसम से ये मेथी ना मेरी दुश्मन नजर आती है मुझे। अगर ये कोई जीती जागती इंसान होती तो मैं इसका गला दबा देती। ऊपर से ठंड में मुझे सुबह सुबह ये काम करना पड़ता है। इसे बनाने में कितना टाइम लगता है।
ऐसे ही खुद से बड़बड़ाते हुए कीर्ति आलू काट लेती है, जिसके बाद वो आलू मेथी की सब्जी को बढ़िया सा छौंक लगा देती है। और तब तक सभी घर वाले भी उठकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? जल्दी से गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे सब कुछ ले आ। हाँ बहू, फटाफट ले आ। सर्दियों में तो सुबह सुबह ही भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। तभी कीर्ति भी रसोई से आवाज लगाकर कहती है, जी ला रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए सब। कीर्ति गर्मा गर्म आलू मेथी की सब्जी और सिंपल पराठे लेकर रसोई से बाहर आती है और टेबल पर सबको खाना परोसती है। अरे ये क्या, आलू मेथी की सब्जी तो बना दी, लेकिन मेथी के पराठे क्यों नहीं बनाए? अरे भाभी, आपने मेथी की चटनी नहीं बनाई? आपको तो पता है ना, मुझे नाश्ते में मेथी की चटनी खाना कितना ज्यादा पसंद है। अब घर में जितनी मेथी पड़ी थी ना, मैंने वो सारी अच्छे से साफ करके आलू मेथी की सब्जी बना दी। अब आप लोगों को सब्जी भी ज्यादा चाहिए होती है और चाहिए भी तीनों टाइम होती है, तो इसमें मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं बहू, अभी हम लोग आलू मेथी की सब्जी के साथ पराठे का नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं तुझे बाजार से ढेर सारी मेथी और आलू खरीद कर ला दूंगी, फिर जिसका जो मन है उसे वो बना कर देते ना। ऐसे ही सभी लोग आलू मेथी की सब्जी और पराठे के साथ साथ अपना नाश्ता पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद सरिता बाजार जाकर ढेर सारी और मेथी और आलू खरीद कर घर ले आती है। और हर दिन अपनी जिद से वो कीर्ति से आलू मेथी की सब्जी और मेथी के बाकी सारे आइटम बनवाती है। ऐसे ही एक दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठिठुरते हुए कीर्ति मेथी साफ करते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं माँ जी को इस आलू मेथी से क्या प्यार हो गया है। सर्दियाँ आई नहीं कि आलू मेथी और पता नहीं कैसे बाकी सारे घर वाले भी हर दिन ये आलू मेथी खा लेते हैं। मैं तो इसे बनाते बनाते काम जाती हूँ, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से पागल हो गई हूँ आलू मेथी बना बना कर और खाकर भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हर दिन आलू मेथी की सब्जी बनाकर और खाकर कीर्ति के गुस्से का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। और एक दिन जब किचन में आलू मेथी की सब्जी बना रही होती है, तभी कीर्ति खुद से कहती है, बड़ा शौक है ना मेरे ससुराल वालों को हर दिन आलू मेथी की सब्जी खाने का। आज मैंने ऐसी आलू मेथी की सब्जी खिलाऊंगी ना कि सारा दिन शौचालय के चक्कर काट कर परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर कीर्ति आलू मेथी की सब्जी में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और हर दिन की तरह आज भी सभी लोग कीर्ति के हाथों की बनी आलू मेथी की सब्जी की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहू, हर दिन तेरे हाथ की आलू मेथी की सब्जी का स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। मजा आ जाता है वही सच में बहू खाकर। अरे अभी तो बहू से हर दिन आलू मेथी की सब्जी बनवाती हूँ ताकि इसका सब्जी बनाने में हाथ भी अच्छी तरह होता रहे और हम सबको पौष्टिक सब्जी मिलती रहे। सर्दियाँ और हरी सब्जियाँ एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। बिल्कुल सही कहा भैया। भाभी थोड़ी और सब्जी डालना मेरी थाली में। जी, जितनी सब्जी खानी है उतनी खाइए। मुझे तो आप सबके लिए सब्जी में आलू मेथी बनाने में बहुत ही मजा आता है। अब कीर्ति अपने ससुराल वालों को आलू मेथी की सब्जी खाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो एक एक करके सभी के पेट में जोर का तूफान उठता है, जिसके बाद बारी बारी सभी लोग शौचालय की तरफ भागने लगते हैं। हाय हाय हाय, क्या हो गया? एकदम से पेट में इतना दर्द हो रहा है। जल्दी से अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में जाना है आगे की पढ़ाई करने। आखिर उसे इंजीनियर जो बनना है। मेरे दोनों बच्चों को साइंस लेना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। बेटे को शहर जाकर सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाना है इंजीनियरिंग का। इतने पैसे कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बोलकर सुरेश परेशान हो जाता है और वो अपने दोनों बच्चों के पास जाता है और अगले दिन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम करने बाहर जाता है और अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है। अरे भाई, आज तेरा आना कैसे हुआ? बड़े दिनों बाद आया है। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है भाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही तेरे पास आया हूँ। दरअसल मेरा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के कॉलेज जाना चाहता है। तो अब तू तो जानता ही है कि शहर के कॉलेज कितने महंगे हैं। बेटी ने भी 10वीं में टॉप किया है, अगले महीने उसका भी एडमिशन करवाना है। तो सोच रहा था कि तुझसे कुछ पैसे ले लूं, मैं धीरे धीरे तुझे सब चुका दूंगा। ए भाई, किस्मत वालों को मिलते हैं तेरे जैसे बच्चे। तेरे तो दोनों ही बच्चे होनहार हैं और एक मेरे बच्चों को देख लो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। बड़ी वाली बेटी की शादी तो मैंने 8वीं पास करते ही करवा दी, छोटी वाली पढ़ने में ठीक है,
पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता, लड़के नहीं मिलते। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुझसे जो भी पैसा लगाना है अपने बड़े बेटे पर लगा। बेटी तो शादी के बाद घर ही संभालेगी, उसकी शादी बस अच्छे घर में करना। हाँ, तेरा कहना ठीक है यार, पर मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। अरे बेटियों के तो ऐसे ही सपने रहते हैं बड़े बड़े, पर करना तो उन्हें शादी के बाद चूल्हा चौके ही है। मेरी बात मान, बेटी की पढ़ाई के लिए ज्यादा कर्जा मत ले, कल को शादी भी करनी है। अगर ज्यादा कर्जा ले लेगा तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जो पैसे लगने हैं बेटे पर लगा, बेटी का क्या, जैसा ससुराल रहेगा वैसे राज करेगी। पर अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो अपने बेटे के लिए क्या छोड़ कर जाएगा? कुछ सोचा है तूने? अरे इसलिए बेटे को काबिल बना, बेटी के लिए उसका ससुराल रहेगा। प्रकाश की बातें सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है और उससे 20,000 रुपए लेकर घर आता है और अपनी बीवी को देते हुए कहता है, आशा, ये 20,000 रुपए अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, तुम कल सुमित को दे देना, वो शहर जाकर अपना एडमिशन करवा लेगा। पापा, मेरे भी एडमिशन में 5,000 लगेंगे 11th क्लास का, और मैं भी भैया की तरह साइंस लूंगी। हाँ बेटा, जब तेरा एडमिशन करवाना होगा तो पापा पैसों का जुगाड़ कर लेंगे, अभी भैया को ज्यादा जरूरत है। इतना बोलकर पैसे लेकर आशा कमरे में रखने के लिए चली जाती है और अगली सुबह अपने बेटे को देती है। सुमित कॉलेज का एडमिशन करवा कर आ जाता है। सुरेश अब भी परेशान होता है और रात को जब सब खाना खाकर सोने जाते हैं तो सोने से पहले सुरेश अपनी बीवी से कहता है, अरे आशा, तुम तो जानती हो हमारे हालात। मैं महीने के बस 30,000 कमाता हूँ, उसमें बच्चों की पढ़ाई, घर खर्चा, मेरी बीमारी, फिर बच्चों की शादी, बहुत सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं सोच रहा था कि मालती को आगे न पढ़ाया जाए, वैसे भी शादी के बाद उसे घर ही तो संभालना है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना हमारी बेटी कितनी होशियार है और वो आगे पढ़ना चाहती है। मैं समझ रहा हूँ आशा, तभी तो कह रहा हूँ, या तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि पहले सुमित की पढ़ाई पूरी करवा देते हैं। 2-3 साल में सुमित की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद हमारा बेटा हमारा भी सहारा बन जाएगा और अपनी बहन की आगे की पढ़ाई भी करवा देगा। नहीं जी, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं उनके साथ ये नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई खुद पूरी करवाऊंगी, फिर चाहे मुझे ही क्यों ना काम करना पड़े। आशा अपने पति के फैसले के सख्त खिलाफ हो जाती है और ये सब कुछ मालती सुन लेती है और अपने भाई को बताती है। अब अगली सुबह जब मालती एडमिशन के लिए स्कूल नहीं जाती तो आशा उसे घर में देखकर कहती है, मालती, आज तो तुझे स्कूल जाना था एडमिशन करवाने के लिए, तू स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 साल पढ़ाई से गैप ले लूँ। अभी भैया के एडमिशन में इतने पैसे लगे हैं, पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ माँ, मालती के आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा, बस जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए और अच्छी जॉब मिल जाए, उसके बाद मालती आईपीएस ऑफिसर बनेगी, है ना मालती? सुमित और मालती की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें भर आती हैं और वो अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद सुनिए जी, अब ठंड आ चुकी है, सारे बिस्तर रजाई पुराने हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि आज मार्केट से नए कंबल और रजाई ले आएं और बच्चों के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े भी। बाहर बाजार में सेल लगी है। ठीक है मालती, तो